हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने फंक्शंस के बारे में देखा था, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, काफी एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई चीज डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा फंक्शन की जरूरत होती है या फिर हम उनको लिंक करना पड़ता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास स्कूल में आपका डाटा है, अवेलेबल है, वहां पे आपका रोल नंबर है, अगर स्कूल वाले आपका रोल नंबर सर्च करेंगे अपने रिकॉर्ड में तो आपका नेम आ जाएगा। उनके पास ये दो चीजें हैं। और बाई चांस आप एग्जामिनर्स, जहाँ पे आप एग्जाम्स देते हो, वहां पे आपको क्या लिखना होता है? ओनली रोल नंबर। ठीक है। और वो आपके जो शीट्स होती हैं वो जाती हैं आगे एग्जामिनर के पास। तो एग्जामिनर के पास आपका क्या है? ओनली आपका रोल नंबर है और मार्क्स जो वो देगा वो है। अब आपको स्कूल वालों को जो है वो रिपोर्ट कार्ड देना होगा, तो वो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अपनी पूरी हिस्ट्री में से वो रोल नंबर डालेंगे, आपका नाम सर्च करेंगे, देन जो एग्जामिनर ने मार्क्स दिए हैं वो कंबाइन करेंगे, तब आपको वो मार्क, जो आपका मार्क लिस्ट है वो दे पाएंगे, रिपोर्ट कार्ड दे पाएंगे। तो वहां पे उन्होंने दो फंक्शन की हमें जरूरत पड़ी ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो उसी टाइप में मैथमेटिक्स में भी यही होता है। तो ये डेफिनेशन है फंक्शंस की, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। जैसे एक, अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है, यहाँ पे बेसिकली बात होती है दो फंक्शंस की, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फंक्शन है ए टू बी, यहाँ पे फिगर भी है, ए टू बी एक फंक्शन है एफ, एंड सेकेंड फंक्शन है बी टू सी, दैट इज जी। तो अगर हमें इनकी कंपोजिशन करनी हो तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? जी ओ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ एंड इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ। अगर हमें टोटल कंपोजिशन लिखनी है, मान लो हमें ए टू बी फंक्शन है, बी टू सी फंक्शन है, लेकिन जब हम ए टू सी फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे काउंट होंगे, ए टू बी वाला भी और बी टू सी वाला भी। तो उनको हमें कंबाइन करने के लिए हम बोलते हैं जी ओ एफ एक्स, विच इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। अभी हमें थोड़ी डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, वन एफ जो है फंक्शन दिया हुआ है, एफ की मैपिंग है 134 से 156, जी की है 156 से 13। और कैसे है? एफ जो है वो 153641 है एंड जो जी का है 132351। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एफ लिख देते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफ के फंक्शन, जो एफ की इनपुट्स हैं वो क्या क्या है? 1, 3 एंड 4। और क्या क्या आउटपुट आ रही है उसकी? 1, 5 एंड 6, यानी कि ये वाला आपका जी का फंक्शन है। ठीक है, और जी की आउटपुट क्या क्या है? 1, 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट कर लेते हैं इनको। 1 टू, आपने अब एफ वाला फंक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे, एफ टू 1 टू 5। ठीक है, 3 टू 6, 4 टू 1, ये कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है। और जो जी वाला है वो है 1 टू 3, यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे 5 टू 3 एंड 6 टू 1। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये कनेक्टेड है। अब आपने पूछा है कि आपने जी ओ एफ निकालना है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जी ओ एफ किसके बराबर होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। जब आपकी एरो डायग्राम बन जाएगी फिर आपके लिए काम इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे 5 एंड 6 है। ओके, देन अब हमें लिखना कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो अब यहाँ पे देखें कि जो हमें चाहिए जो सेंटर है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है? ये वाली आपकी एक्स की वैल्यू होगी, एफ जो है इसी पे एक्ट कर रहा है, यही आपकी इनपुट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की क्या आउटपुट आ रही है? एफ ऑफ 1 की आउटपुट आ रही है 5, दैट मीन्स जी ऑफ 5। एंड जी ऑफ 5 की क्या आउटपुट है? 3, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 की क्या वैल्यू होगी? एफ ऑफ 3 की इनपुट जब हम डाल रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आ रही है 6, दैट इज जी ऑफ 6। तो जी ऑफ 6 की कितनी वैल्यू है? 1। एंड लास्ट वन इज एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4। सो जी एफ 4, तो एफ 4 कितना है आपका? दैट इज 1 आउटपुट है उसकी, जी ऑफ 1। तो 1 का कितना है इनपुट, सॉरी आउटपुट, दैट इज 3। तो अब हमारे पास, हमने लिखना कैसे है इसको एंड में? दैट इज जी ओ एफ इज इक्वल टू, हमारे लिए इनपुट क्या क्या थी? ये वाली एक्स वाली आपकी इनपुट थी और हमारे पास आउटपुट क्या आई? 3, 1, 3। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो आपको ये पता है ना कैसे लिखते हैं, सब स्टार्टिंग में आपका इनपुट होता है देन आपका आउटपुट होता है। तो अगर हमने 1 जब इनपुट लिया तो हमारे पास आउटपुट आई 3, और जो आपका, जब आपने 3 लिया तो आपके पास 1 आई, एंड देन जो आपने 4 लिया तो आपके पास 3 आई।
तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास GOF फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरो डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इजिली आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप एरो डायग्राम भी नहीं बनना चाहते, आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपकी वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं A to B एंड B to C, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास मान लो जो फंक्शन है A to B वो 1 1 है, ठीक है, और ये वाला फंक्शन जो है B to C ये भी 1 1 है, तो क्या हमारा GOF भी 1 1 होगा? यस, ये भी आपका 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये ऑन टू है तो ये भी, और दोनों अगर ये ऑन टू है तो आपका ये वाला फंक्शन भी ऑन टू होगा। ठीक है, GOF भी आपका ऑन टू होगा। अब ये तो सीधी बात है कि हाँ ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, ऑन टू है तो ये ऑन टू होगा। लेकिन अब हम अपोजिट बोले कि अगर जो आपका फंक्शन है GOF, ठीक है, अगर फंक्शन आपका GOF जो है वो 1 1 है, तो इनमें से कौन सा आपका 1 1 होना चाहिए? कंपल्सरी होना चाहिए। तो F को हमेशा 1 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 1 में हम बात करते हैं इनपुट साइड्स की, तो इनपुट साइड में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी डिस्टिंक्ट जो है वो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है आपकी इनपुट साइड में, उसकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, उन्हीं को हम 1 1 बोलते हैं ना। तो उसके लिए आपको पता है कि जब हम fx GOF निकालते हैं, दैट मीन्स G of fx, दैट मीन्स जो आपका fx है उसका 1 1 होना कंपल्सरी होगा जब हमारा ये वाला 1 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। अगर GOF ऑन टू है तो आपका जो आपका G वाला है, यानी कि जो B to C आपकी कंपोजिशन है, फंक्शन है, वो आपका ऑन टू होना कंपल्सरी है। क्योंकि ऑन टू में हम बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट की जब हम बात करते हैं, अगर वो फंक्शन G जो है, अगर वो पहले से ही उसमें कोई भी ऑर्फन एलिमेंट नहीं होगा या एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जो आपकी प्री इमेज से कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो आपका ऑन टू नहीं, जो आपका GOF है वो भी ऑन टू नहीं होगा। दैट मीन्स अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन जो है अपोजिट फॉर्म में है कि GOF अगर ऑन टू है तो कौन सा फंक्शन मैंडेटरी है कि जिसको ऑन टू होना चाहिए? दैट इज G। ठीक है, जो आपका आउटपुट साइड है। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। जैसे आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है उस फंक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। तो एक हम ले लेते हैं आपका यहाँ पे एक फंक्शन f, जो आपका फंक्शन है वो जा रहा है x to y, दिस इज x, दिस इज y, और इस वे में, और एक g है जो फंक्शन है वो जा रहा है आपका y to x। ठीक है, हम f को कब बोल सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है? जब कोई ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे जिससे जो x की वैल्यू पहले हो रही थी x to y जा रहा था, वो y to x कर दे, मतलब उसको उल्टा कर दे बेसिकली। और साथ साथ में क्या कंडीशन है? GOF इज इक्वल टू IX होना चाहिए और FOG इज इक्वल टू IY। अब ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, देखने में लग रहा होगा, तो इसको हम इजी कर लेते हैं। दैट इज जब हम GOF निकालते हैं, दैट मीन्स हम निकालते हैं दिस वन G of fx, तो हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो IX की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, और जो अब हम FOG निकालते हैं दैट इज IY, तो F और यहाँ पे आता है G of Y। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज निकालते हैं IY की फॉर्म में। y क्यों आया? क्योंकि जब जो GY है उसके लिए हमारी इनपुट वैल्यूज क्या है? y वाली साइड से है ना। जब हम G से F में जा रहे हैं तो हमारी इनपुट क्या बन जा रही है? y वाली बन जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास IY आता है और IX आता है। बेसिकली जैसे आपने नंबर में पढ़ा होता है रेसिप्रोकल सिस्टम, जहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल करो या 3 का रेसिप्रोकल करो, तो हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं उनको, तो 3 यानी कि 1 आ जाता है बेसिकली उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। वही यहाँ पे है, हम बोल रहे हैं कि f इनवर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं G से, कि जो f इनवर्स की वैल्यू होगी वो G के बराबर। अब हम बात करते हैं 1 1 और ऑन टू की इस कंडीशन के ऊपर। इफ f इज इन्वर्टिबल देन f मस्ट बी 1 1 और ऑन टू एंड ऑन टू। ठीक है, अगर आपका f जो है इन्वर्टिबल होगा तो वो आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कन्वर्सली भी ये ट्रू है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं। अगर ये 1 1 होगा f और ऑन टू भी होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, और अगर हमारे पास बोला हो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो क्या f ऑन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बोथ होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो।
यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिससे हम पता करेंगे कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो आप इजिली कर पाएंगे। फर्स्ट में देखते हैं कि f है आपका 1 2 3 और जो उसके आउटपुट है वो 10 है एंड किस हिसाब से वो मैप है एक दूसरे में तो वो आपके सामने दिया हुआ है। तो उसके लिए हम पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके आउटपुट में है 10। अब जो 1 है वो भी आपका 10 से मैप कर रहा है, 2 जो है वो भी, 3 जो है वो भी और 4 जो है वो भी। ठीक है, अब आपने कंडीशन क्या पढ़ी कि f को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें तो ये 1 1 तो नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है क्योंकि हर एक जो एलिमेंट है उसकी एक डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, सभी 10 के ऊपर मैप कर रहे हैं। क्या ये ऑन टू है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑन टू तो है क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हम यहाँ पे आउटपुट पे फोकस करते हैं तो हम बोल सकते हैं दिस वन इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जी। यहाँ पे भी हम एरो डायग्राम बना लेते हैं या आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है एरो डायग्राम बनाना क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोई, तो जैसा आपको ठीक लगे। एंड 5 to 4 इसमें है, 5 to 4 है, 6 to 3 है, 7 to 4 है, 8 to 2 है। ठीक है, तो 1 1 है नहीं है क्योंकि जो आपका 5 है और जो 7 है उनकी सिमिलर इमेज है। ठीक है, उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज नहीं, सिमिलर इमेज है एंड दिस इज नॉट 1 1। एंड क्या ये ऑन टू है? नहीं है, और ये 1 1 भी नहीं है ना ही ऑन टू है क्योंकि आपका यहाँ पे देखो 1 जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्फनली, उसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस वन इज नॉट इन्वर्टिबल। जो थर्ड वाला है आप खुद कमेंट करके बताएं कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी तक हमने बात की दो फंक्शंस की, अब मान लो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं f, g एंड h। जो f है वो आपका x to y है और जो आपका g है वो y to z है एंड जो h है वो आपका z to s है। तो उसके लिए हम h o g o f, पहले हम अगर GOF निकाल लेते हैं फिर HO करके निकालते हैं तो हमारे लिए ये वाली जो वैल्यू है वो ट्रू होंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इसके लिए वैलिड होगी जब आपके पास 3 फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो होप आपको अब तक के लिए जो भी फंक्शंस थे उन सब के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, तो जहाँ पे बाइनरी की बात आती है यानी कि 2। ठीक है, तो अब ऑपरेशन होंगे किस चीज के ऊपर? प्लस माइनस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बट ऑपरेशन जैसे प्लस हो गया, जैसे 1 + 1 1 + 2, ऐसे नहीं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो है। अब देखो यहाँ पे जब भी बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे हम करेंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन सेट्स के ऊपर, सेट्स के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर, उनमें से कुछ हम एलिमेंट्स लेंगे, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करवाएंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो आंसर आ रहा है वो भी आपका सेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करने हैं मान लो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पे हम ये चीज करके देखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स पे हम इसको डिनोट करते हैं बेसिकली स्टार से, ए स्टार बी, हम दो, मैं रियल नंबर ले रही हूँ, कोई एलिमेंट ले रही हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी वेयर A and V belongs to R। तो क्या ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा क्योंकि कोई भी हम दो नंबर, रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, आउटपुट है, वो भी आपके फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, सेट डिफाइन किया है, उसमें होनी चाहिए। अब हम डिफाइन करते हैं A स्टार V A माइनस B के लिए। तो कोई भी दो नंबर को हम माइनस करते हैं रियल नंबर्स को तो वो आपके क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी दो रियल नंबर्स को तो वो भी आपके रियल नंबर होंगे। क्या आपका A डिवाइड B भी रियल नंबर होगा, या सॉरी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन उस पर वैलिड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इन केस ऑफ जैसे अगर आपके पास जो, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो वहां पे आपके पास v जो है वो 0 भी हो सकता है। जब हम a को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते और वो रियल नंबर है भी नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक जो रियल नंबर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशंस आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, बट डिवीजन इज नॉट। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में डिवीजन होगी ही नहीं। ठीक है, हर एक केस में ऐसा नहीं है कि डिवीजन आपकी इसके लिए ये नहीं है तो किसी और सेट के लिए भी नहीं होगी। अगर हम दूसरा सेट ले लें, डिवीजन इज बाइनरी फॉर व्हाट? बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। कौन सा सेट लूंगी मैं? रियल नंबर का ही, बट हम वहां पे एक एक्सेप्शन डाल देंगे ऑफ
नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब जहां पे हम जीरो को हटा देंगे और जीरो को हटाने के बाद जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, कोई भी आप डिवाइड करो तो वो सारे आपके रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, वहां से हम एक्सेप्शन जो आपका डिपेंड करता है आपको सेट किया दिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम सेट को ही चेंज कर दें, हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर के ऊपर a प्लस बी जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी नेचुरल नंबर को एड अप करेंगे तो आपके पास कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन जब हम a माइनस बी करें तब अब आपके पास 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, आपके पास आंसर आ रहा है -1, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स जो a माइनस बी है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के ऊपर। मल्टीप्लाई की बात करें तो ऑब्वियसली वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर्स के ऊपर। डिवाइड की बात करें तो ऐसे केस होंगे जैसे 1/2 हम लिख देते हैं तो 0.5 आता है, वो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो इन सब से आपको ये पता लग गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन हैं इस सेट के ऊपर या नहीं है। तो उसके लिए नेचुरल नंबर्स हमारा जो सेट है वो काफी मायने रखता है। जैसे अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो चीजें काफी मायने रखती हैं। ठीक है, अब जैसे आपने नॉर्मल आपने नंबर की बात की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम वैसी ही होती हैं। बट इसमें एक ये चीज है कि हम यहाँ पे बात करेंगे सेट्स के एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव, आपके पास क्या होता था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लाइक, तो यहाँ पे भी a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हम एडिशन लें, ठीक है, एडिशन हम लेते हैं a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस ए, ऑब्वियसली ये चीज सेम होती है, तो ये हमारा ठीक हो गया। यानी कि ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड करेगा जब हम बाइनरी ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। अगर हम एडिशन वाला लगाते हैं तो a माइनस बी लें, b माइनस ए लें, नहीं, क्योंकि a माइनस बी जो है वो कभी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ऑन दिस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये वैलिड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लें, ठीक है, तो वो तो सेम आएगा b इंटू ए, वो ठीक आएगा। यानी कि जो हमारा एडिशन मल्टीप्लीकेशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की, उसको वैलिड करता है, यानी कि उसको प्रूव करता है। और एडिशन की बात, डिवीजन की बात करें तो वो भी सेम नहीं आएगा। 1/2 is not equal to 2/1. That means only addition and multiplication satisfies the commutative property of binary operations. वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जैसे अब आपके पास है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ऑब्वियस है, ये भी चीज आपकी देख लेना अपने एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही वैलिड होगा। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जैसे आप एलिमेंट्स के ऊपर देखते हो कि किसी भी नंबर से हम एडिशन करने पे वो सेम नंबर आता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन केस में कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 होती है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ये नंबर आता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। एडिशन में जब हम 0 लेते हैं तो वो आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, कोई ऐसा नंबर e जो है वो एग्जिस्ट करेगा जिससे हम इसको कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो सेम ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स, तो इनवर्स भी आपने पढ़ा होगा। जैसे आपने नॉर्मल नंबर्स की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा एडिशन, एडिटिव इनवर्स, और आपने एक पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, एडिटिव इनवर्स में हम ऐसा नंबर लेते थे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे जिससे हम इसको ऐड कर पाए और हमारा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी के बाद इनवर्स आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, जैसे 2 है तो अगर हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका -2 है और यहाँ पे जो आपका 1/2 है, ये आपके एडिटिव इनवर्स काउंट होते थे, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव 1/2 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो वैसे ही आपका जो बाइनरी ऑपरेशन में भी ये चीज वैलिड होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लें a क्रॉस a बाइनरी ऑपरेशन b, तो यहाँ पे जो b है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें, और अगर एडिटिव की बात करें तो एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जैसे आपकी नंबर्स में थी यहाँ पे भी वैलिड होती है। ये तो होगी आपकी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। अब हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसमें आपने बताना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑन जेड पॉजिटिव, दैट इज इंटीजर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, डिफाइन स्टार वाई a स्टार v इज इक्वल टू a माइनस b। तो हम चेक कर लेते हैं
जैसे फॉर कोई एग्जांपल लेते हैं, हम कोई इंटीजर लेते हैं जैसे 1 - 2, तो आंसर आपके पास -1 आ रहा है, तो -1 तो बिलोंग नहीं करता आपके जेड पॉजिटिव को, दैट मीन दिस वन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज जेड पॉजिटिव डिफाइंड बाय a स्टार v इज इक्वल टू ए बी। तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे जिसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो आपके पास हमेशा ही एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो दिस वन इज योर बाइनरी ऑपरेशन। सो नेक्स्ट वन इज, अब हम रियल नंबर के ऊपर लेते हैं जहाँ पे a स्टार v जो है ए बी स्क्वायर। अब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर तो सारे नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे आपका स्क्वायर भी है, दैट मीन्स दिस वन इज योर नंबर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, लास्ट वन में आपने बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है ये नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए हमें देखना है कोई नंबर लेते हैं हम जहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है a माइनस बी, दैट मीन्स अगर हम कोई नंबर लें इंटीजर है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 - 2 ले लेते हैं, और कॉम्यूटेटिव के लिए 2 - 1, तो ऑब्वियसली 1 - 2 और 2 - 1 कभी भी बराबर नहीं होंगे, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार b c। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एग्जांपल लें तो 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी -2 - 3, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 - 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा बाहर जाके, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे -4, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको अगर डेफिनेशंस पता है तो आप क्वेश्चंस जो है इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, जिससे मुझे लगे कि आपको समझ आ रहा है जो मैं मेहनत कर रही हूँ। एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।